आज हमारा जो टॉपिक है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग है। तो रेस्पिरेशन एक्चुअली जो है दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है और एक इंटरनल रेस्पिरेशन होती है। जो इंटरनल रेस्पिरेशन होती है उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं कि जिसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है, जबकि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसको हम ब्रीदिंग सिस्टम भी कहते हैं, यानी सांस लेने का अमल जो है उसे कहते हैं। तो इसकी थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड पे जाऊँ तो देखिए कि हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। हम दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं। अभी आप अगर मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आप लोग बैठे हुए हो तो इस टाइम आपके ज़हन में ये चीज़ होगी कि आपको एनर्जी नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको एनर्जी चाहिए। आपके जिस्म के अंदर जो है डिफरेंट जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होती हैं, उन रिएक्शंस के दौरान जो है आपको एनर्जी चाहिए होती है। इसके अलावा जो है जितनी भी आपकी सेल्स के दरमियान जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान भी आपको एनर्जी चाहिए। आपके ये ब्रीदिंग सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका यानी जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, एसिमिलेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो इसके अलावा आपकी नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन हो रही है, तो हर जगह पे आपको एनर्जी चाहिए। तो आपकी बॉडी अगर रेस्ट कंडीशन में भी है तो तब भी आपको एनर्जी जो है चाहिए होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी एक्चुअली जो है जो आप फूड खाते हैं, लेते हैं, तो वो फूड की जब ब्रेक डाउन होती है तो उस ब्रेक डाउन के रिजल्ट में आपकी एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के रिएक्शंस पढ़े होंगे, तो उसमें एटीपी प्रोड्यूस होती है और वो जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन उस एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए अच्छा एक और बात याद रखनी है आप लोगों ने कि जो रेस्पिरेशन होती है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, वो दो तरह की होती है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन जो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें मैमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग है, तो उसमें जो है मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो रेस्पायर करते हैं, फूड की ब्रेक डाउन करते हैं। तो आज हम इसी रेस्पिरेशन का जो पहला पार्ट है, यानी कि जो ब्रीदिंग सिस्टम है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो ब्रीदिंग सिस्टम है, यानी कि गैस की जो इनटेक और उसकी जो आउट करने का जो प्रोसेस है, यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और वो कैसे होती है। तो देखें डायग्राम की तरफ देखें, अगर आप लोग देखें ये नॉस्ट्रल्स हैं, यानी कि हमारे जो नाक के नथने हैं, ठीक है। यहाँ से नॉस्ट्रल से आगे जो है ये नेजल कैविटी है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से ये ओरल कैविटी है, यानी जो हमारा माउथ होता है। तो हम जो सांस लेते हैं वो दो रास्तों से लेते हैं, या तो हम अपने मुंह से यानी ओरल कैविटी से या बकल कैविटी के ज़रिए से सांस लेते हैं, या फिर हम नाक के ज़रिए से सांस लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ से नेज़ल या नॉस्ट्रिल या नेज़ल कैविटी से अगला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको फेरेंक्स बोलते हैं। और फेरेंक्स से आगे जो है ये वाला जो पोर्शन है, इसको लेरिंक्स बोलते हैं। और लेरिंक्स के बाद अगले ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको ट्रेकिया बोलते हैं। और ये ट्रेकिया फर्दर जो है डिवाइड हो जाता है इनटू टू ब्रांचेस, जिसको आप कहते हैं ब्रोंकस। एक को ब्रोंकस कहते हैं और दोनों को कलेक्टिवली आप ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है जी। ये ब्रोंकाई हो गई, और ये ब्रोंकाई जो है या ब्रोंकस जो है फर्दर जो है ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिनको आप ब्रंकियोल्स कहते हैं। और ये जो ब्रंकियोल्स हैं ये फर्दर जो है आगे जो है एल्वियोलर सैक्स या एयर सैक्स में ओपन होती हैं, ठीक है। और याद रखना है कि ये जो ब्रोंकियोल्स हैं या ब्रोंकस है, ये किसके अंदर होती हैं? लंग्स के अंदर होती है। यानी कि ये टू लंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, यानी टू लंग्स हैं, ठीक है। और लंग्स के अंदर जो है ब्रोंकाई है और एयर सैक्स हैं और ब्रोंकियोल्स हैं। और इसके अलावा ये जो एयर सैक्स हैं, एयर सैक्स के ऊपर जो है ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है, यानी ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर चली जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस एयर सैक्स के अंदर आती है, जो यहाँ से वापस बाहर निकल जाती है। यहाँ पे देखें ये जो लेरिंक्स है, ठीक है, इस लेरिंक्स की ये जो ओपनिंग्स है, इस ओपनिंग को कहते हैं ग्लाटिस, ठीक है जी। लेरिंक्स की ओपनिंग को ग्लाटिस कहते हैं। और ग्लाटिस के ऊपर एक ये लिड सी आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं एपिग्लाटिस। ये एपिग्लाटिस का फंक्शन क्या होता है? एक्चुअली जब हम ओरल कैविटी से हम फूड लेके जा रहे हैं, तो फूड को जैसी एसोफेगस की तरफ पास करते हैं, तो देखिए फूड यहाँ से आएगी ऐसे। तो ये जो एपिग्लाटिस है, ये एपिग्लाटिस इस तरह इसको ग्लाटिस को क्लोज कर देगा। जब क्लोज करेगा तो फूड इजीली यहाँ से एसोफेगस की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, एसोफेगस से स्टमक की तरफ चली जाएगी। तो ये जो ट्रेकिया सिस्टम है या ट्रेकिया जो है
या लेरिक्स जो है ये हमारी एसोफेगस के वेंट्रल साइड पे होता है, या दूसरी लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि आपकी जो नेक के जो सामने वाला रीजन है वहाँ पे ये लेरिक्स और ट्रेकिया होता है और उसकी बैक साइड पे एसोफेगस होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लिया होगा। देखें कि नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद लेरिक्स, और लेरिक्स की ऊपर वाला जो ओपनिंग है उसको ग्लाटिस, और ग्लाटिस को जो लिड है उसको एपिग्लाटिस कहते हैं, और ये जो लेरिक्स है इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। आगे ये ट्रेकिया है, और ट्रेकिया में ये सी शेप आप देख लें कि कार्टिलेजिनस मसल्स हैं, और इनका काम ये होता है कि इसको ट्रेकिया को ओपन किए रखना, यानी इसको क्लोज नहीं होने देती। और ये ट्रेकिया फर्दर जो है आगे दो ब्रांचेस में तकसीम हो जाता है, एक ब्रांच एक लंग्स में चली जाती है, दूसरी में चली जाती है जिसको ब्रोंकाई कहते हैं, और ब्रोंकियोल जो है फर्दर डिवाइड हो जाती हैं ब्रोंकियोल्स में, ठीक है, और ब्रोंकियोल आगे फर्दर एयर सैक्स में हो जाती हैं। और ये लंग्स के नीचे जो है ना ये आपको डोम शेप एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको डायाफ्राम कहते हैं। तो ये डायाफ्राम का भी रोल होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट जो लेक्चर पढ़ेंगे कि कैसे जो है हम गैस को अंदर लेके जाते हैं और कैसे बाहर जो है भेजते हैं, तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए अब वन बाई वन इन तमाम जो ऑर्गन्स हैं इनकी डिटेल जहाँ मैंने वाइट बोर्ड पे लिखी है आपकी आसानी के लिए, इसको हम देखते हैं। नॉस्ट्रिल या नेजल कैविटी जो है एक्चुअली इसकी जो इंटरनल लाइनिंग्स है वहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो सिलिएटेड होते हैं, यानी वहाँ पे छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, और वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो म्यूकस रिलीज करती हैं, ठीक है, यानी एक म्यूकस टाइप मटेरियल जो है रिलीज करती हैं। तो इस जो नेजल कैविटी है या नॉस्ट्रल्स हैं, अब हमारी नाक के अंदर भी जो ना बाल होते हैं, हेयर होती हैं, तो इनका फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन ये होता है कि जो हम जब सांस ले रहे होते हैं तो याद रखिए कि हम अगर मुंह के ज़रिए से सांस लेंगे वो ज़्यादा इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना नॉस्ट्रल्स के ज़रिए से हम लेते हैं। तो नॉस्ट्रल से लेने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो नाक के अंदर हेयर होती हैं वो लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। इसके अलावा जो है हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है कि फिल्टर स्मॉलर फॉरेन पार्टिकल, जिसमें बैक्टीरिया हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो इनका यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या सिलिएटेड एपिथेलियम है ये क्या करती हैं कि लार्ज डस्ट पार्टिकल को भी ट्रैप करती हैं, स्मॉलर पार्टिकल को भी ट्रैप करती हैं, उनको फिल्टर करती हैं, और साथ ही क्या करती हैं कि हमारी एयर जो हम अंदर लेके जा रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसको मॉइस्ट करती है और उसको वार्म करती है। ये इसके फंक्शन है। उसके बाद चलते हैं फेरिंक्स की तरफ, नेक्स्ट पोर्शन है फेरिंक्स। तो ये मस्कुलर मस्कुलर पैसेज है जिसकी इंटरनल लाइनिंग जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और वो म्यूकस मेम्ब्रेन भी म्यूकस जब रिलीज होता है तो जो एयर इंटर हम कर रहे होते हैं तो म्यूकस जो है वहाँ पे भी जो है डस्ट पार्टिकल्स को और बैक्टीरिया वगैरह को ट्रैप कर लेती है। उसके बाद आते हैं लेरिंक्स की तरफ या वॉइस बॉक्स जिसको कहते हैं। ये किस चीज़ से बना होता है? कार्टिलेजिनस मसल से, ठीक है जी। और ये ट्रेकिया की अपर पार्ट होता है, जैसे कि ये डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है कि ये ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया की अपर पार्ट होता है लेरिंक्स है। अच्छा, लेरिंक्स की फिर आगे दो पार्ट मैंने बताए थे, एपिग्लाटिस और ग्लाटिस। तो एपिग्लाटिस क्या चीज़ है? ये एक मस्कुली कंट्रोल एक लिड है, ठीक है, जो कि मसल्स की मदद से कंट्रोल होती है, जिसका काम ये होता है कि जो ग्लाटिस है यानी लेरिंक्स की जो ओपनिंग है उसको कवर करना, और जो ग्लाटिस है, ठीक है, ये ओपनिंग है वो भी वहाँ पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद आते हैं ट्रेकिया या विंड पाइप की तरफ। तो ये ट्रेकिया या विंड पाइप जो है एक्चुअली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखें डायग्राम में, ये ट्रेकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वेंट्रल टू द एसोफेगस, यानी कि एसोफेगस की वेंट्रल साइड पे, निचली साइड पे होता है। तो हमारी जो गर्दन है, गर्दन का जो फ्रंट वाला साइड है यानी जो हमारी चेस्ट वाली साइड है, जो सामने वाली साइड है वो वेंट्रल साइड होती है, वेंट्रल टू एसोफेगस विच एक्सटेंड्स टू चेस्ट कैविटी। यानी कि ये जो विंड पाइप है, जो ट्रेकिया है, हमारे गर्दन से, हमारी नेक रीजन से आगे हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर जो है ये चला जाता है, और फिर जब हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर जाता है तो वहाँ पे डिवाइड हो जाता है इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई राइट लंग्स में जाएगी, लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग्स में जाएगी, और वहाँ से ये फिर फर्दर डिवाइड हो जाती हैं इनटू ब्रांकियोल्स। और ब्रांकियोल जो हैं वो उनका जो डायामीटर होता है वो तकरीबन 1 मिलीमीटर या उससे लेस होता है, और जो ब्रोंकियोल्स हैं उसमें कार्टिलेजिनस मसल्स नहीं होती बल्कि कार्टिलेजिनस की बजाय स्मूथ मसल्स होती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो ट्रेकिया है, जो विंड पाइप है, इसमें जो कार्टिलेजिनस रिंग होता है वो सी शेप्ड होता है। तो इसका फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं ये क्या करता है कि विंड पाइप को या ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाता है और इसको ओपन किए रखता है। फिर ये जो ब्रोंकियोल्स हैं,
वो एंड होती हैं एयर सैक्स में या एल्वियोलाई में। और याद रखना है कि एयर सैक्स या एल्वियोलाई इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है। और ये एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो कि सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है। और ये जो एल्वियोलर सैक्स हैं या एयर सैक्स हैं, तो इसकी ऊपर जो है इट इज़ सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। और ब्लड कैपिलरीज वो साइट होती है, यानी कि वो स्पेस है, यानी वो ब्लड कैपिलरीज और एल्वियोलर सैक्स वो जगह है, वो साइट है जहाँ पे गैस की एक्सचेंज होता है। यानी जो हम सांस के ज़रिए से ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे होती हैं वो ब्लड के ज़रिए अंदर चली जाती है, और ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है वो एल्वियोलर सैक्स में वापस भेज देता है। तो उस लंग्स जो होती हैं, लंग्स क्या होती हैं कि ये क्लोज सैक्स होती हैं कि विच आर कनेक्टेड आउटसाइड विद द ट्रेकिया, ठीक है। और ये चेस्ट कैविटी के अंदर जो है प्लेस होती हैं। और जो लंग्स होती हैं विच इज़ कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और वो जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्लूरा कहते हैं। प्लूरा की एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है, विसरल लेयर और पेराइटल लेयर। विसरल लेयर जो होती है वो क्लोजली अटैच टू द सरफेस ऑफ द लंग्स, यानी लंग्स की साथ जो है जो अटैच लेयर होती है उसको विसरल लेयर कहती हैं। जबकि पेराइटल लेयर जो होती है वो लाई इनसाइड द चेस्ट वाल, यानी चेस्ट वाल के साथ होती है। तो इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो है एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है कि जब लंग्स ने एक्सपैंड होना होता है तो वो फ्रिक्शन से बचाती है। तो ये था बच्चों ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स थे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे जो है हम इंस्पिरेशन करते हैं और एक्सपिरेशन करते हैं, उसमें डायफ्राम का क्या रोल है, लंग्स का क्या रोल है, और उसके अलावा जो है हमारे जो चेस्ट कैविटी है, जो रिब्स हैं, उनका क्या रोल होता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में। थैंक यू वेरी मच।